हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ, या आप कह सकते हैं पूर्वांचल पहाड़ियाँ या पूर्वी पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो कुछ भी पढ़ना है आपको, सबसे पहले तो आप इसे जानिए कि जब तक मैप नहीं बनाएंगे तब तक आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। इसके पहले कल की क्लास आपने देखा पासेज से लेकर के, इंडियन पासेज, भारतीय दर्रे से लेकर के। जैसा कि आज की क्लास जो है, यहाँ पर आपको डाल दे रहे कोटेशन, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां या पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल पहाड़ियां, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडियाज, भारत की उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं। सबसे पहले तो आप आज जो सीखेंगे अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग सीखेंगे और टू द पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा है सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में, जैसा कि हम बता चुके हैं, सेवन सिस्टर 7 राज्य हैं भारत के। लेकिन अगर भारत की पूर्वी राज्य की बात की जाएगी तो भारत के पूर्वी राज्य में, याद रखना, जब भी आपसे ऑप्शन पूछे तो भारत के पूर्वी राज्य में आपको 8 राज्य को दर्शाना ही पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैप से दर्शाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि थोड़ा सा छोटा बनाएं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। ये आपके पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणियां हैं। अब यहीं पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब ये आपके भारत के पूर्वोत्तर राज्य बने हुए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहां से लेकर के ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ये रेंज आपका अरुणाचल है। देखिए, आंचल यहां भी लगा है और यहां पर पूर्वांचल लगा हुआ, यानी पूर्व के आंचल। आंचल एक प्रकार से किनारा होता है किसी चीज का। अगर आंचल है, अगर आंचल वर्ड ला गया तो इसका मतलब किनारा होएगा ही। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये एकदम किनारे पर है, पूर्वी। और दूसरा चीज, ये दूसरी राज्य यहां पर जो लेंगे आप, नागालैंड का लेंगे। ये आपका है नागालैंड। उसके बाद आपको जो मिलेगा राज्य, मणिपुर। ठीक, उसके बाद ये मिजोरम, क्लियर। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये वाला रेंज जो है आपका त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा, और यहां पर आपको मिलेगा मेघालय।
ये आपका मेघालय है, ये आपका फिगर बन चुका है। और ये जो बीच का है असम है, यहां छोटा सा लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक, और ये रेंज आपका ये सिक्किम है। सिक्किम है। आप यहां से देखना चाहेंगे तो ये आपका इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आइए चलते हैं सेवन सिस्टर में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? पहले तो ये सवाल हो जाता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की गणना कैसे की जाती है, या भारत के पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं। तो यहां आप लिखेंगे कि भारत के पूर्वी राज्य या पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 8 राज्य होते हैं। कितने राज्य होते हैं? 8। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं 8 राज्यों में 7 राज्य इधर और 1 राज्य इधर, यानी कि क्यों ऐसा बंटवारा किया गया। अब सवाल उठता है कि 7 राज्यों की जो गणना की गई है वह 7 सिस्टर से लिया गया, और जब भारत की पूर्वोत्तर राज्य को हम शामिल करेंगे, यानी 1 राज्य उसमें जो है सिक्किम में आ जाता है। तो 1 राज्य में सिक्किम है, और 7 राज्यों में आप देख सकते हैं कौन कौन है। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और चौथा मिजोरम। उसके बाद देखिए 5वें पर त्रिपुरा। उसके बाद 6ठा असम को हम डाल रहे हैं। इधर से ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि उत्तर से दक्षिण या क्रम से, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल सीक्वेंस वाइज लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 7वां जो है मेघालय, मतलब एक कड़ी में ऐसे सजाते चले जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा आकार साइज में लिखते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आरोही क्रम या आरोही क्रम ऐसा कुछ नहीं है, बस हम केवल सीक्वेंस 7 राज्यों को दर्शाने का प्रयास किए। ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। अब सवाल उठता है 7 सिस्टर में एक पहले जब अक्षांशीय देशांतरी, इसके पहले जो क्लास चल चुकी है उस क्लास के बारे में मैंने डीपली बताया कि असम इकलौता राज्य है जो 7 राज्य में बाकी सभी 6 बहनों को एकदम कलाई पकड़ के साथ में लेके चलती है, जिसकी सभी सीमाएं असम को ही स्पर्श करती। 7 सिस्टर में आप यह भी कह सकते हैं कि असम इकलौता राज्य है जो 6 बहनों को या 6 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। यहां लिखेंगे असम एक ऐसा राज्य है सात बहनों में। नहीं तो आपके दिमाग में पता नहीं इधर इधर भी वाला राज्य जुड़ जाएगा ना, यहां इसीलिए 7 बहनों में लिखना होगा, 7 सिस्टर में लिखना होगा। 7 बहनों में असम एक ऐसा राज्य है जो या जिसकी सीमा
जिसकी सीमा सभी 6 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आ गया। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें कहने की क्या जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश, देखिए असम यहां है, अरुणाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है। ये आपका नागालैंड है, असम से स्पर्श कर रहा है। ये आपका मणिपुर है, असम से स्पर्श कर रहा है। ये आपका मिजोरम है, असम से स्पर्श कर रहा है। ये आपका त्रिपुरा है, असम से स्पर्श कर रहा है। ये आपका मेघालय है, असम से स्पर्श कर रहा है। तो भैया ये सातों राज्य जो हैं एक दूसरे से बंधे तो जरूर हैं, लेकिन असम को ही सजो करके ही लेके चल रहे हैं। यानी असम क्या किया है, सबकी कलाई पकड़ करके आराम से सबको साथ बांध रखा है। अन्य 6 बहनों की सीमा रेखा को स्पर्श करते हुए बांध रखा है। वह कौन सा इकलौता राज्य है? असम। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट क्या बनेगा, एक चीज आप देखिए कि ये आपका बांग्लादेश है, इधर वाला पोर्शन आपका बांग्लादेश है। असम देखिए एक बार यहां स्पर्श कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? सॉरी, एक मिस्टेक यहां से, ये यहां पर स्पर्श करता है, एक बार यहां स्पर्श करेगा और उसके बाद एक यहां स्पर्श कर रहा है। तो यहां क्या ऑप्शन बन जाएगा कि असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा रेखा को 2 बार स्पर्श करती है। क्लियर? यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये 7 सिस्टर की कहानी है, लेकिन उसमें अगर सिक्किम शामिल हो जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में शामिल हो जाता है, यानी 8 राज्य हो जाते हैं। तो आपका 8 राज्य क्लियर हो चुका है। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में असम हिमालय की गणना कहां से की जाती है, क्योंकि असम हिमालय है। तो असम हिमालय जो है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि असम हिमालय और ये कहां से कहां तक गणना है, कहां से कहां तक जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए इधर देखिए, अब ये आपका सिक्किम है। ये देखिए, ये सिक्किम है। सिक्किम में एक नदी बहती है जिसका नाम तीस्ता है, और यह ब्रह्मपुत्रा के जहां मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में जहां मिलती है, रंगपुर स्थान है और फूल चोरी नामक एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर ये मिलती है तीस्ता। और जहां से मिलती है उसी के तुरंत बाद ब्रह्मपुत्रा जो है जमुना के नाम से भी पुकारी जाती है। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है, अब देखिए आपको ये देखना है कि इधर से आप देखते होंगे एक नदी है जिसका नाम है सांगपो। अब सांगपो मतलब क्या होता है? शोधक। लेकिन आपके मन में उठता होगा कि आखिर सांगपो किसे कहा गया? तो सांगपो जो है तिब्बत में ही ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं।
ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहता है। सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोधक, प्यूरिफायर होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र सांगपो, और इसका सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है शोधक। और शोधक, ये नदी जब ऐसे आती है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाती है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, आपको फ्रेंड्स याद होगा अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर उत्तर में, आप जैसा कि अभी करंट में छाया हुआ है, जिसे आप जानते हैं कि चाइना 1966 का हेलसिंकी समझौते का उल्लंघन भी कर रहा है, डैम बना रहा है। क्यों? क्योंकि 7 सिस्टर को परेशान करना चाह रहा है, 7 बहनों को परेशान करना चाह रहा है, जल ही नहीं देना चाहता है। और जिस दिन जल देना बंद कर देगा, उस दिन समझ लीजिए कि यहाँ 7 सिस्टर में सबसे बड़ी समस्याएं होती चली जाएंगी। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई। ठीक, अब सवाल उठता है कि ये यहां पर जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, जैसा कि आप जानते हैं, इधर आपका एक पर्वत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। अब इस पर्वत से पहले जैसे यहां से एंट्री करती है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को काटते हुए झमाझम चली जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ न कुछ, अब सपोज दैट दिमाग लगाइए कि जब ये पर्वत के पास पहुंची होगी, तो क्या पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ नदियां जैसे जैसे ढाल पाती जाती हैं, उसी तरीके से क्या करती है, कभी भी याद होगा, नदियां एक सरल रेखा में नहीं चलती। अगर एक सरल रेखा में नहीं चलेंगी, इसका मतलब कि जैसे जैसे वो तिरछा ऐसे करके जाती चले आगे बढ़ती जाएंगी, उसी तरीके से क्या होता जाएगा, नदियां भी उसका फॉलोअर करती जाएंगी। सीधा ऐसे सीधा कभी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे कटाक्ष पाएंगी, जैसे जैसे ढाल पाती जाएंगी, उसी तरीके से उसका फॉलोअर करती जाएंगी, अनुसरण करती जाएंगी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है याम दर्रा, जो कि अभी पिछले क्लास में जब दर्रा चल रहा था, उसमें हम आपको बताए थे अच्छे से, शायद समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, फिर एक बार आप पिछले जाकर के देखिए दर्रे में क्या यहां पर बताया गया था क्या। ठीक है, याम दर्रा से एंट्री की ये नदी जैसे एंट्री की, तो सवाल सी बात, ये जैसे एंट्री करेगी तुरंत पर्वतीय क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आएगी। और पर्वतीय क्षेत्रों में जब आएगी डियर, तो इसको सियांग बोला जाता है, सियांग नदी। इसका मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंट्री की, उसको सियांग नदी बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि याद है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग और आंगसी ग्लेशियर से निकलने के बाद तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो बोल दिया गया, और चाइना वाले यारलुंग जियांग जांगपो बोल दिए। और उसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसका नामकरण कुछ और हो गया, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में सियांग नदी बोल दिया गया। और जैसे उपजाऊ और मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं डियर, तो याद रखना उस नदी को दिहांग भी बोल दिया जाता है। क्या नदी बोलते हैं? दिहांग। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि आखिर असम हिमालय कैसे विभाजन करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो आपका असम रेंज है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ये असम में ही बोली जाती है। इस बात को भी ध्यान दीजिए, ये ऐसे कभी भी मेघालय में कभी भी ब्रह्मपुत्र को स्पर्श ना कराइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोपली उपली क्या है, ये उपनदियां, सहायक नदियां हैं। अगर ब्रह्मपुत्र स्वयं होती, तो अगर ब्रह्मपुत्र उस मेघालय में होती, तो सहायक नदियां वहां से बगल से कैसे निकल सकती हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आप देखिए, ये नदी ऐसे आती, इधर आती है, और ये तीस्ता से मिल जाती है। हमने बताया कि तीस्ता नदी त्रिशोता नदी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि तीस्ता नदी जेमो ग्लेशियर से निकलने के बाद वलामू, चोलामू और वतामू झील के नाम से भी जानी जाती है, जहां से निकलती है। और याद रखना फ्रेंड्स, तीस्ता नदी को हरा चमकीला नदी भी कहा जाता है,
और दूसरी कंडीशन क्या है कि हिमालय की सबसे छोटी पुत्री भी कही जाती है। और त्रिश्रोता क्यों कही जाती है? क्योंकि ये रंगेत नदी है, इसकी साइड नदी, और इधर रंगपो है, और बीच में तीस्ता, इसलिए तीनों को जिस दिन मिला दोगे त्रिश्रोता, तीन स्रोत है, इसलिए त्रिस्ता को त्रिश्रोता नदी भी कही जाती है। बाकी डीपली जब अध्ययन करना होगा, जब नदी का चैप्टर चलेगा तो उसमें बताया जाएगा कि नदी का अपहरण भी हुआ था। अपहरण करता यही ब्रह्मपुत्र है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। अब देखिए, अब आप क्या कोटेशन बनाएंगे? आप लिखेंगे असम हिमालय, असम हिमालय लिखेंगे तीस्ता के पूर्व से लेकर, क्योंकि भैया ये दिहांग हो गई तो इसी ब्रह्मपुत्र तो है, यानी दिहांग, ब्रह्मपुत्र को तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। दिहांग नदी का झुकाव जहां से होता है उसे, यानी तीस्ता के पूर्व से लेकर दिहांग नदी का झुकाव जहां से होता है, और या झुकी हुई, ऐसे लिख लीजिए, दिहांग नदी जहां से झुकी हुई है उसके पश्चिम की तरफ जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इतनी बातें तो अच्छी समझ में आ गई। इसका मतलब तीस्ता, ये तीस्ता के पूरब से लेकर के ये सब एरिया क्या है आपके असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि असम हिमालय भी हो गया, भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी हो गए, पूर्वी हिमालय भी हो गया, लेकिन पूर्वांचल पहाड़ियां किधर हैं? क्योंकि मैंने बताया कि अगर अंचल आ जाए तो समझ लीजिए एक प्रकार से वो किनारे ही होगा। इसलिए ये दिहांग के जो पूर्व साइड में जितने राज्य, इधर भी पहाड़ियां होंगी। इन राज्यों में इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब पूर्वी क्षेत्रों में आएंगे, तो इसका मतलब पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानी जाती हैं, पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो याद यहां लिख लीजिएगा, दिहांग के पूर्व जितने भी पहाड़ियां हैं उसे पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर ये अच्छे से आ गई तो इसे इरेज भी कर देते हैं और आगे हम चल के बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि अगर इधर बांग्लादेश से मानसून चलते होंगे तो इधर तो जाके खूब झमाझम बारिश करते होंगे ना। इसका मतलब अगर झमाझम बारिश होती होगी तो इसका मतलब झाड़ियां भी अच्छी खासी होंगी और कृषि भी उपजाऊ होंगे। तो याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में 4 स्पेशल जो पहाड़ियां हैं वह जनजातियों के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इसे इरेज करके हम अच्छे से एक बार, चलिए यहां पर 4 पहाड़ियां हैं। इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश में चार पहाड़ी बनाते चल रहे हैं। नंबर 1 आका,
दूसरा डफला और तीसरा मिरी। ये आका पहाड़ी, डफला पहाड़ी और मिरी पहाड़ी और जो चौथा है उसका नाम है अबोर पहाड़ियां। ये अरुणाचल प्रदेश है। एक बात ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये चारों पहाड़ियां जैसा कि आप इसे दर्शाना चाहेंगे इस तरीके से हैं, ठीक। ये थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा हो गया है। ऐसे चारों पहाड़ियां ऐसे हैं, आका पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और अबोर पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां शिवालिक रेंज की हैं। ठीक है, इतनी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक बात आपको समझना जरूरी है कि जैसे कि पश्चिम में अगर महान हिमालय इधर से निकला हुआ है और लघु हिमालय निकला हुआ है और शिवालिक तीनों निकले हैं। जैसे ये महान हिमालय है, यहां लिख दे रहा हूं ग्रेट और मिडिल और शिवालिक। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये तीनों पहाड़ियां पश्चिम में तो काफी अंतराल पे हैं, लेकिन याद रखना जैसे ही ईस्ट की तरफ जाती हैं तीनों पहाड़ियां एक साथ मिल जाती हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप यहां देखेंगे, यहां पर आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है कंचनजंगा। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये किसका है? दीर्घ हिमालय का। किसका है? दीर्घ हिमालय का। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर इसके बीच में यहां देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग श्रेणी मिलेगी। लेकिन हम बताए थे कि इसके पहले जब हिमालय चला था, लघु मध्यम हिमालय, उसमें बताया गया था कि असम में ही दार्जिलिंग हिल से दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, लेकिन ये क्या है? मध्य हिमालय। अब देख लीजिए, यही है सेम कंडीशन, क्योंकि पश्चिम साइड में इसका अंतराल काफी ज्यादा है, काफी चौड़ाई में। लेकिन जैसे जैसे ये पूरब की तरफ जाता है उसी तरीके से संकीर्ण होता चला जाता है। तो ये अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स ये बात उठती है कि लेकिन याद रखना, जो दार्जिलिंग शहर है वो पश्चिम बंगाल में भी है। यहां दार्जिलिंग शहर है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहां पर ये दार्जिलिंग श्रेणी है, तो ये लघु हिमालय में है। और याद रखिए, ये वाली श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणियां सब जाके सीधा मिलती हैं, ऐसे जाकर के सीधा ऐसे मिल जाती, आ जाती। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब सवाल उठता है कि आखिर शिवालिक ऐसे कटे फटे क्यों? इसलिए कटे फटे हैं क्योंकि जब शिवालिक का निर्माण हो रहा था, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हो रहा था, खंड खंड में इसलिए वितरित हुआ क्योंकि उधर से हिमाद्री, जिसे महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय से नदियां आ रही थी। और जब नदियां आएंगी तो स्वाभाविक सी बात, बीच बीच में क्या होगा? गैपिंग होगी कि नहीं होगी? गैपिंग होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आका पहाड़ी के बीच में भी एक नदी है जिसका क्या नाम है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा कि आका पहाड़ी के पूरब में भी, यानी कि डफला के पूरब में भी और मिरी के पूरब में भी और अबोर के पूरब में भी, ये सब बीच बीच में नदियां हैं। यानी इस तरीके से नदियों ने काटा है।
इस तरीके से नदियों ने क्या किया, श्रेणियों को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली गई। और हां, ये जितनी नदियां हैं सब के सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जैसा कि ये आप जानते हैं, ये नदी जो है सुबनसिरी, क्या नाम है, सुबनसिरी। अब भैया सुबनसिरी आपको पता है कि ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र में, यहां लिखते जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र में लखीमपुर, खीरी ना लगाइए, उत्तर प्रदेश वाला खीरी नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, असम में भी लखीमपुर है। तो लखीमपुर में क्या करती है, ये संगम बनाती है, वहां पर मिलती है। इतनी बातें अच्छी समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपको इधर देखना होगा, ये कौन सी नदी है, भैरली नदी। भैरली नदी भी ध्यान देना फ्रेंड्स, ये तेजपुर में आकर के क्या करती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, अब इधर देखिए, एकदम अच्छे से देखिएगा कि यहां पर जो है रागा नंद, ये भी एक नदी है। और इधर आप देखेंगे दिवांग तो ही है, दिवांग नदी। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा और इधर आपको बता दिया गया तीस्ता नदी है, इसका मतलब तीस्ता और भैरली नदी के बीच में आका पहाड़ियां हैं, और भैरली नदी और रागा नदी के बीच में डफला श्रेणियां हैं, और रागानंद और सुबनसिरी के बीच में मिरी पहाड़ियां हैं, और सुबनसिरी और दिवांग नदी के बीच में ओबर नदी, सॉरी अबोर नदियां, अबोर पहाड़ियां। ये बातें अच्छी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सपोज दैट इतना तो आप अच्छे समझ गए कि शिवालिक की श्रेणियां हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो आका पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और अबोर पहाड़ी, ये चारों पहाड़ियां जो हैं, ये चारों पहाड़ियां चारों जनजातियों के नाम पे पड़ा हुआ है। किसके नाम पे पड़ा है, चारों जनजातियों के नाम पे पड़ा है। यानी इसका मतलब आप दो क्वेश्चन कैसे याद होगा, एक आका पहाड़ी है, इसका मतलब आका जनजाति है, डफला पहाड़ी है तो डफला जनजाति भी होगी, और मिरी पहाड़ी है तो मिरी जनजाति भी होगी, अबोर पहाड़ी है तो अबोर जनजाति भी होगी। इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि ये चारों पहाड़ियां जो हैं सभी जनजातियों के नाम पे पड़े हुए। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए ये जनजातियां हैं तो ये सब इस तरीके से हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर बंगाल की खाड़ी से मानसून चलता होगा तो इधर झमाझम बारिश करता होगा, जैसे मेघालय में मासीराम चेरापूंजी खूब झमाझम बारिश होती है। तो इसका मतलब कि यहां सब जगह क्या होता होगा कि अगर बारिश अच्छी होती होगी, अगर बारिश होता होगा तो आप समझ सकते हैं वनस्पतियां, झाड़ियां, क्या बोलते हैं, उपजाऊ कृषि अच्छे होते होंगे ना। लेकिन याद रखना, इन सब जगहों पर झूम कृषि होती है। अब सवाल उठता है कि झूम कृषि क्या है। झूम कृषि मतलब कि ये है, हमने क्या किया, आज एक बार मैंने फसल उगा लिया, मैंने उसे काटा, उसके बाद जो कुछ भी उसमें बचा है मैं क्या किया, उसे जला भी दिया, और इत्तेफाक से ना जलाया तो 2 साल के लिए मैंने छोड़ दिया। अब इस समझदार हैं, अगर बारिश लगातार हो रही है तो वो क्या करेगी, एक बार ऐसा कंडीशन आएगा पूरा सड़ जाएगा, और जब सड़ जाएगा तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि उसकी जो उर्वरा शक्ति थी वो क्षीण हो चुकी थी। तो 2 साल के लिए मैंने छोड़ दिया, जो 2-3 साल के लिए छोड़ दिया
तो तीसरे साल जब फिर फसल उगाना शुरू कर दिया, उसी को झूम कृषि कहा जाता है। कहने का मतलब झूम बराबर झूम, लेकिन बीच में अंतराल करके झूम। तो ये क्या हो गया, झूम कृषि होती है। झूम कृषि मतलब यही होता है कि एक बार फसल उगा लिए कि 2-3 साल गैप कर लिए, फिर तीसरे साल उगा लिए। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये बातें अच्छे से पकड़ में आ गई तो आप समझ गए होंगे कि झूम कृषि होती है। अगर झूम कृषि होगी तो इसका मतलब हर तीसरे दूसरे साल गैपिंग होती होगी, तीसरे साल फिर आता होगा, और जब तीसरे साल आता होगा तो अच्छा खासा कुछ मुनाफा होता होगा। तभी तो इसका मतलब कि आप ये भी लगाइए दिमाग कि अगर बीच में 1 साल के लिए गैपिंग हुई तो लोग क्या करते होंगे, अपना स्टॉक बनाते होंगे ना। स्टॉक 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए स्टॉक अच्छी फसल उगा करके रख लेते होंगे। झूम कृषि वाले यही करते होंगे। आगे देखिए, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, यहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो झाड़ियां पाई जाती हैं, जो कि कृषि की जाती है, एक सीढ़ी नुमा की जाती है। जैसे सपोज दैट, इसको एक बार इरेज करते हैं। सीढ़ी है, जैसे मान लीजिए यहां मैंने फसल उगा दिया, यहां पर फसलें उगा दिया, ये फसल है आपके उगे हुए। मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने यहां ये फसल उगा दिया, फिर मैंने क्या किया, ये देखिए ये फसल यहां भी उगी, फिर आगे आइए, फिर देखिए ये फसल, ये क्या है, सीढ़ी नुमा उग रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहां पर जो भी कृषि की जाती है, झूम कृषि की जाती है, यहां की जनजातियों द्वारा भी की जाती है। क्लियर। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो कृषि करते हैं वह सीढ़ी नुमा खेत बना करके यहां पर कृषि सीढ़ी नुमा बनाकर की जाती है। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम चाहते हैं आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, और ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मिलते हैं और भी नेक्स्ट अगले क्लास में और भी बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप भी पढ़ते रहिए और हम बराबर इससे बेहतर क्लास देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।